हेलो दोस्तों, मैं सुरेश गुजर हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सुरेश गुजर पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमने ये चैनल स्टार्ट किया है और ये इसका पहला ही वीडियो है। तो हमारा आपको पढ़ाने का उद्देश्य है और हम चाहते हैं कि जो बैंकिंग की तैयारी जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनको उनके सब टॉपिक से उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी वीडियोज एक क्रम में, एक ऑर्डर में, एक ही जगह मिल जाए, ताकि आपको उनको भटकना ना पड़े जगह जगह, और यूट्यूब पे भी उनको बहुत अच्छी जानकारी फ्री में मिल सके। इसी उद्देश्य के साथ हमने स्टार्ट किया है। तो हम अपनी अच्छी से अच्छी क्वालिटी आपको देंगे, जितना हम अच्छा आपके लिए कर सकते हैं उतना अच्छा करेंगे। तो दोस्तों, पहला जो वीडियो है वो आपके सामने है, और ये जो ऐसे है, ऐसे का मतलब निबंध होता है। ये बैंकिंग के एग्जाम में आया हुआ है, आप देख सकते हो। IBPS PO 2017 में आया हुआ है ये। और मैं थोड़ा और पेन को हाईलाइट कर लेता हूँ, आपको दिख पाएगा। IBPS PO 2017 में आया हुआ है। चलो हम इसका स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं इसको अच्छे से। तो ये यहाँ से स्टार्ट है, और आप इसका टाइटल देख सकते हो, द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इसका मतलब होता है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली। वैसे आप बोल सकते हो कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, लेकिन सिस्टम का मतलब हिंदी में होता है प्रणाली। तो आप देखो, मैंने कुछ चीज़ों को हाईलाइट भी किया है। तो जो इस कलर से, यानी जो स्काई कलर का आपको दिखाई दे रहा है हाईलाइटर, वो सब्जेक्ट को बता रहा है। और जो रेड कलर में है थोड़ा, वो यहाँ पे जो भी सब वर्ब आई है, जहाँ जहाँ पे भी वर्ब आई है उसको हाईलाइट कर रहा है। तो देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है ये। द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एजुकेशन सिस्टम्स इन द वर्ल्ड दैट स्टिल एग्जिस्ट टूडे। तो दोस्तों, ये सेंटेंस यहाँ से लेके दस एजुकेशन से लेके और यहाँ तक टूडे तक है। तो अब हम देखते हैं इसमें कहाँ पे वर्ब है, कहाँ पे इसका सब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों, आपको पता है कि जैसे यहाँ से हम यहाँ तक पढ़ते हैं एक बार, और जब भी आपको सेंटेंस को रीड करना है तो आपको बिल्कुल उसको टुकड़ों में रीड करना है। एक साथ पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे द एजुकेशन सिस्टम, यानी कि शिक्षा प्रणाली या एजुकेशन सिस्टम। किसका एजुकेशन सिस्टम? तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑफ इंडिया, भारत का। तो अब यहाँ से लेके इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो मतलब क्या होगा? द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत का एजुकेशन सिस्टम यानी कि भारत की शिक्षा प्रणाली इज यानी है। तो दोस्तों, ये यहाँ पे वर्ब है, आप देख सकते हो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है, और इसका मतलब है क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है, तो इसका मतलब है। तो भारत का एजुकेशन सिस्टम है, क्या है? क्योंकि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, तो ये बता रहा है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार में जो सबसे पुराने सिस्टम है उनमें से एक है। तो देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ऑब्जेक्ट है। अब देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेंटेंस था जिसमें ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और ये सब्जेक्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये रेड कलर में ये वर्ब है, और ये आपको ब्लू लाइन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जो इनिशियल स्टेज में होते हैं, वो सोचते हैं कि छोटा सा सेंटेंस होता है। उनको लगता है कि इस इतने बड़े सेंटेंस में खूब सारी वर्ब होगी, खूब सारे ऑब्जेक्ट होंगे, खूब सारे सब्जेक्ट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत की जो शिक्षा प्रणाली है, इज है यानी है वन ऑफ द ओल्डेस्ट एजुकेशन सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, संसार की सबसे पुरानी शिक्षा प्रणालियों में से एक है। तो दोस्तों, वन ऑफ का यूज़ कब किया जाता है? जब खूब सारी चीज़ें और उनमें से कोई एक चीज़ को अलग करना हो, तो उसके लिए वन ऑफ का यूज़ किया जाता है। देखो, यहाँ पे जो संसार की सबसे पुरानी शिक्षा प्रणालियाँ हैं उसमें से भारत की शिक्षा प्रणाली है वो सबसे प्राचीन है। और आपको पता है कि दोस्तों, ये ओल्डेस्ट है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, और इसके पहले हमेशा द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। तो चलो हम आगे स्टार्ट करते हैं। दैट स्टिल एग्जिस्ट टूडे। तो दैट किसके लिए यूज़ हुआ दोस्तों? द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, उसके लिए दैट का यूज़ हुआ है, और दैट यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि यानी दैट यानी जो, स्टिल एग्जिस्ट टूडे जो आज भी एग्जिस्ट यानी अस्तित्व में है या आज विद्यमान है। तो दोस्तों, एग्जिस्ट का मतलब होता है कि कोई चीज़ अस्तित्व में होना या विद्यमान होना। उसके बाद में है इट हैज़ गिवन बर्थ वेरियस जीनियस माइंड्स। इट किसके लिए यूज हुआ है दोस्तों? ये द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, उसके लिए यूज हुआ है। तो भारत के एजुकेशन सिस्टम ने हैज़ गिवन यानी जन्म दिया है, हैज़ गिवन बर्थ यानी जन्म दिया है। दोस्तों, आपको पता है कि हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और इसका हिंदी में मतलब क्या होता है कि दिया है, चुका है, चुकी है, या फिर या है, ही है, ऐसा कुछ आता है। तो इट हैज़ गिवन बर्थ, इसने जन्म दिया है, किसको जन्म दिया है? वेरियस जीनियस माइंड्स, बहुत सारे जीनियस माइंड्स को। जीनियस का मतलब होता है दोस्तों प्रतिभाशाली। जीनियस का मतलब क्या होता है? प्रतिभाशाली, यानी टैलेंटेड व्यक्ति, इसमें खूब सारा टैलेंट होता है। ठीक है ना? आप जीनियस का मतलब समझ गए होंगे। जीनियस का मतलब होता है प्रतिभाशाली। चलो और मैं हाईलाइट करते बताता जाऊँगा।
हाँ, उसके बारे में फिर बताया गया है दैट किसके लिए यूज हुआ है, यानी कि जिन प्रतिभाशाली व्यक्तियों को भारतीय शिक्षा प्रणाली ने जन्म दिया उनके लिए दैट का यूज हुआ है। फिर कहा जा रहा है दैट हैव मेड, जिन्होंने बनाया है, क्या बनाया है अभी उसका ऑब्जेक्ट नहीं बताया, एंड से इसको जोड़ दिया गया। दैट हैव मेड, जिन्होंने बनाया है, एंड यानी और, स्टिल आर मेकिंग, अभी भी बना रहे हैं, इंडिया प्राउड, भारत को प्राउडफुल बना रहे हैं, यानी कि भारत को गर्व करवा रहे हैं वो अभी भी। यानी यानी जो माइंड थे जिनको भारतीय शिक्षा प्रणाली ने जन्म दिया, उन्होंने भारत को कई जगह गर्व कराया है इंडिया के ऊपर, और स्टिल आर मेकिंग इंडिया प्राउड, और अभी भी भारत को गर्व करा रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में। दोस्तों इसको इस तरीके से समझो कि भारत में आपको पता है खूब सारे जीनियस माइंड्स पैदा हुए हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद है, महात्मा गांधी है, इसके अलावा APJ अब्दुल कलाम है, इसके अलावा कई भारतीय नेता हैं, जैसे ऋषि सुनक है, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री है, कमला हैरिस है, वो अमेरिका में नाम कमा रही है। तो ऐसे भारत के खूब सारे लोग हैं जो टैलेंटेड हैं और जो इंडिया को प्राउड फील करवा रहे हैं। फिर है बट, लेकिन। तो दोस्तों ये बट है ना, कंजक्शन है एक, इसका यूज किया जाता है, इसके एक तरफ कोई चीज़ आती है पॉजिटिव तो दूसरी तरफ नेगेटिव आती है, इधर नेगेटिव आ जाएगी तो दूसरी तरफ उसका उल्टा आएगा। तो देखो यहाँ पे बट लगाया है, इसका मतलब अब जो बात कही जाएगी वो पहले वाले की थोड़ी उल्टी कही जाएगी। बट लेकिन, बीइंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम, बीइंग यानी होने की वजह से, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम यानी संसार का सबसे पुराना जो शिक्षा प्रणाली, ओल्डेस्ट सिस्टम होने की वजह से, सबसे पुराना सिस्टम होने की वजह से, इट हैज़ नॉट डेवलप्ड मच, इसका अधिक विकास नहीं हुआ है। तो हैज़ नॉट डेवलप यानी हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सा टेंस आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी भारत का जो पुराना सिस्टम है ना, होने की वजह से इस सिस्टम का ज़्यादा विकास नहीं हुआ है एज कम्पेयर टू अदर नेशन, दूसरे, देखो यहाँ से पढ़ो, एज कम्पेयर टू अदर नेशन यानी दूसरे देशों की तुलना में, तो दूसरे देशों की तुलना में भारतीय जो शिक्षा प्रणाली है उसका अधिक विकास नहीं हुआ है। आपको पता है कि दोस्तों अमेरिका, जापान, चाइना कहाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन भारत का अभी एजुकेशन सिस्टम है उनकी तुलना में थोड़ा पीछे है। फिर देखो, एज वी लुक, जैसा हमने देखा या जैसा हम देखते हैं, एट द करंट एंड मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, जैसा हम करंट यानी वर्तमान के, और मॉडर्न यानी आधुनिक एजुकेशन सिस्टम में जैसा हम देखते हैं, वैसा भारतीय जो एजुकेशन सिस्टम है उसका विकास नहीं हुआ। इंडिया फॉलोज, भारत जो इंडिया है ना, भारत वो फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है, यानी फॉलो का मतलब होता है अनुसरण करना। तो इंडिया किसको फॉलो करता है, द ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम को, ब्रिटिश सिस्टम यानी दोस्तों अंग्रेज़ों का सिस्टम, जो अंग्रेज़ों ने बनाया था हमारे लिए, क्योंकि पहले उनका ही राज था, तो उसी को अभी तक इंडिया फॉलो करता आ रहा है। विच वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1835 AD, जो विच यानी क्या, जो वो अंग्रेज़ों का सिस्टम है ना उसके लिए विच का यूज़ किया गया है। विच वाज इम्प्लीमेंटेड, जिसे लागू किया गया था, इन में, कब लागू किया गया था, 1835 AD यानी 1835 ईस्वी में जिसे लागू किया गया था। भारत अभी तक उसी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करता आ रहा है। बट लेकिन, वैन वी सी, जब हम देखते हैं, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज का इतिहास, यानी भारतीय समाज की जब हम हिस्ट्री देखते हैं, भारतीय समाज का इतिहास देखते हैं, वी फाइंड, हम पाते हैं, क्या पाते हैं, दैट की क्लासिकल इंडियन एजुकेशन, यानी भारत की जो क्लासिकल शिक्षा है, वॉज बेस्ड ऑन द गुरुकुल सिस्टम, भारत की जो पुरानी शिक्षा व्यवस्था है वो गुरुकुल प्रणाली पे आधारित थी। दोस्तों आज तो स्कूल है, पहले गुरुकुल हुआ करते थे और उसमें गुरु और शिष्य हुआ करते थे, तो उनको तो वहीं पे शिक्षा हुआ करती थी इंडिया की, वेयर, जहाँ देर वाज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द गुरु एंड द शिष्य। तो देखो दोस्तों यहाँ से लिखा गया है, वेयर देर वाज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप, जहाँ पे एक डायरेक्ट रिश्ता हुआ करता था, बिटवीन यानी के बीच में, किन किन के बीच में, द गुरु, गुरु का मतलब टीचर, तो पहले टीचर को गुरु कहा जाता था, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले दोनों के बीच में डायरेक्ट रिश्ता हुआ करता था, किन किन के बीच में, गुरु के बीच में, एंड द शिष्य, और शिष्य के बीच में। द एंशियंट सिस्टम, तो देखो दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है, द एंशियंट सिस्टम यानी पुराना सिस्टम या पुरानी प्रणाली, मेनली फोकस्ड, मुख्य रूप से फोकस थी, फोकस यानी केंद्रित थी, किसके ऊपर केंद्रित थी, ऑन एसेटिक लाइफ यानी सन्यासी जीवन के ऊपर केंद्रित थी। जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था है वो सन्यासी जीवन पर आधारित थी। सन्यासी का मतलब होता है दोस्तों कि घर गृहस्थी से बहुत हद तक दूर रहना। ऑन एसेटिक लाइफ वाज बेस्ड ऑन वैदिक लिटरेचर, और ये जो एसेटिक लाइफ है वो किस पे आधारित थी, ये जो वैदिक कल्चर है, सॉरी वैदिक लिटरेचर है, वैदिक साहित्य है, उसके ऊपर आधारित थी। फिर हम आगे बात करते हैं, इट इंक्लूडेड द टेक्निक्स ऑफ थियोलॉजी। तो दोस्तों ये जो पुरानी शिक्षा प्रणाली है
उसमें क्या क्या शामिल किया जाता है। इट यानी यह इंक्लूडेड यानी शामिल करती है, क्या शामिल करती है, द टेक द टीचिंग ऑफ थियोलॉजी, थियोलॉजी की टीचिंग। तो दोस्तों थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र। तो जो पुरानी शिक्षा व्यवस्था है वो धर्मशास्त्र की पढ़ाई इंक्लूड करती है। और क्या शामिल करती है, और फिलोसॉफी, फिलोसॉफी का मतलब होता है दोस्तों दर्शन शास्त्र, उसको शामिल करती है। एंड और क्या शामिल करती है, फिलोलॉजी यानी भाषा विज्ञान, इन चीज़ों को शामिल करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ से सेंटेंस था, इट इंक्लूडेड, यह शामिल करती है, द टीचिंग ऑफ थियोलॉजी, धर्म की शिक्षा, फिलोसॉफी यानी दर्शन की शिक्षा, और फिलोलॉजी यानी भाषा की शिक्षा। तो दोस्तों ये भाषा विज्ञान, दर्शन और धर्मशास्त्र सबको शामिल करती है। फिर नेक्स्ट है, इट इट वॉज द वरन बेस्ड एजुकेशन। इट यानी यह है, वॉज यानी थी, क्या थी, द वरन बेस्ड एजुकेशन, वर्ण पर आधारित शिक्षा। तो दोस्तों प्राचीन काल में क्या होता था कि वर्ण होते थे। आज हमारा समाज है वो अलग अलग जातियों में और धर्मों में बटा हुआ है। पहले वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, उसमें 4 वर्ण थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उनको काम के आधार पर बांटा जाता था। तो उसी तरीके से इसमें लिखा गया है कि जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी वो वर्ण पे आधारित थी। वेयर जहाँ पीपुल वर गिवन, लोगों को दिया जाता था, एजुकेशन बेस्ड ऑन क्लासेज। वेयर पीपुल वर गिवन एजुकेशन, जहाँ लोगों को दी जाती थी। वेयर यानी जहाँ, वेयर यानी जहाँ पीपुल वर गिवन, लोगों को दी जाती थी। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हो, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है जिसमें किसके ऊपर फोकस किया जाता है, वर्ब के ऊपर फोकस किया जाता है, यानी ऑब्जेक्ट फोकस में रहता है। तो देखो लोगों को दी जाती थी, देने वाला कौन है उसका पता नहीं, उसके ऊपर फोकस नहीं है। क्या दी जाती थी, एजुकेशन, शिक्षा दी जाती थी। किस आधार पे, बेस्ड ऑन क्लासेज यानी वर्गों के आधार पे शिक्षा दी जाती थी। जैसे वर्ग कौन कौन से थे, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और वैश्य। तो इनके आधार पे उनको शिक्षा दी जाती थी। फिर देखो मीनवाइल, इसी दौरान, मीनवाइल का मतलब होता है इसी दौरान, यानी प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, जब अन्य लोगों को शिक्षा दी जाती थी, यानी ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को शिक्षा दी जाती थी। उसी दौरान शूद्राज, शूद्र एंड वुमेन और महिलाओं वर नॉट अलाउड, यानी कि शूद्र और महिलाएं को अनुमति नहीं दी जाती थी, किसकी, टू गेट एन एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त करने की। दोस्तों यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, मीनवाइल यानी इसी दौरान, शूद्राज एंड वुमेन वर नॉट अलाउड, शूद्र और महिलाओं को अनुमति नहीं थी, किसकी नहीं थी, टू गेट एन एजुकेशन, एक शिक्षा प्राप्त करने की। फिर आगे है ऑक्यूपेशनल एजुकेशन यानी व्यावसायिक शिक्षा। तो दोस्तों जब हम कोई व्यवसाय स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए जो शिक्षा दी जाती है उसको कहते हैं ऑक्यूपेशनल सिस्टम, जो जाके आगे हमारे जाके व्यवसाय करने में, धंधा काम करने में काम आए, उस शिक्षा को हम क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल सिस्टम, जो हमारे ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हो। तो यहाँ पे लिखा गया है कि ऑक्यूपेशनल सिस्टम वाज ओनली मेंट फॉर द एल्डर और ओल्ड मेंबर्स ऑफ द फैमिली। दोस्तों जो व्यावसायिक शिक्षा है वो किसको दी जाती थी, वॉज ओनली मेंट फॉर, जो केवल बनी थी, किसके लिए बनी थी, फॉर द एल्डर, यानी कि फॉर द एल्डर यानी बड़े लोगों के लिए, और किन के लिए बनी थी, ओल्ड मेंबर ऑफ द फैमिली, और परिवार के जो बड़े लोग थे उनके लिए बनी थी। दोस्तों जो व्यावसायिक शिक्षा है वो परिवार के बड़े लोगों को या फिर बूढ़े लोगों को ही दी जाती थी। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि एक बच्चा भी अपना व्यवसाय करता है, उसको भी ऑक्यूपेशनल एजुकेशन दी जाती है, हर किसी को दी जाती है, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। देन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, तब, देन केम, तब आए, कौन आया, द मिडिवल पीरियड यानी मध्यकालीन पीरियड आया। तो दोस्तों आपको पता है कि इंडियन जो हिस्ट्री है उसको 3 भागों में बांटा गया है, यानी प्राचीन इतिहास, फिर मिडिवल है यानी मध्यकालीन इतिहास बीच का, तो उसकी बात की गई है। उसके बाद में जो मध्यकाल आया तब क्या हुआ, यानी मुस्लिम पीरियड, जो मध्यकाल है उसको मुस्लिम पीरियड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, वेयर द मदरसा वाज रूलिंग द एजुकेशन सिस्टम। तो उस समय जब मध्यकाल आया ना, वैन द मिडिवल पीरियड केम, सॉरी वैन केम द मिडिवल पीरियड, जब मध्यकालीन पीरियड आया उस समय, वेयर जहाँ, द मदरसा वॉज रूलिंग द एजुकेशन सिस्टम, तो मदरसा है वो ही शिक्षा प्रणाली के ऊपर शासन कर रहा था। तो दोस्तों जब मध्यकालीन भारत का मध्यकालीन युग स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे मदरसे यानी कि जो मुस्लिम लोग हैं वो आए और मदरसा का प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया। तो उस समय जो मदरसा है वही राज कर रहा था शिक्षा के ऊपर, यानी पूरी शिक्षा पे किसका अधिकार हो गया था, मदरसा का। फिर है द मौलवीज, यानी मौलवी टोट यानी पढ़ाते थे मुस्लिमों को। तो दोस्तों आप यहाँ पे लिखा गया द मौलवीज, टीच यानी पढ़ाना, और उसकी सेकंड फॉर्म है पास्ट
सिंपल टेंस है। तो द मौलवीज टॉट, मौलवीज पढ़ाते थे, किसको पढ़ाते थे? मुस्लिम्स को। एंड यानी और, सो डिड द ब्राह्मण्स प्रीस्ट टू हिंदूज, तो उसी तरीके से जो ब्राह्मण पुजारी हैं, प्रीस्ट यानी पुजारी, वो हिंदुओं को पढ़ाते थे। तो दोस्तों जिस तरीके से मौलवी मुस्लिमों को पढ़ाते थे, उसी तरीके से हिंदू और ब्राह्मण हैं, पुजारी हैं, वो हिंदुओं को पढ़ाते थे। फिर देखो, देन केम द ब्रिटिशर्स, उसके बाद में ब्रिटिशर आए। ब्रिटिशर का मतलब जो अंग्रेज लोग हैं वो आए। हु यानी जिन्होंने, एस्टाब्लिश्ड यानी स्थापना की, किसकी स्थापना की? देयर ऑन एजुकेशन सिस्टम, अपने खुद के एजुकेशन सिस्टम की स्थापना की। यानी उसके बाद में जो अंग्रेज लोग हैं वो आए और उन्होंने अपनी खुद की शिक्षा प्रणाली की स्थापना की। उसके बाद में है दे फॉलोड, उन्होंने अनुसरण किया, किसका अनुसरण किया, किस चीज़ को फॉलो किया? क्रिश्चियन मिशनरीज, यानी कि जो क्रिश्चियन मिशनरी थी, जो धर्म प्रचार करने की जो संस्थाएं थी, उनको फॉलो किया। तो दोस्तों मिशनरीज का मतलब होता है जो ईसाई धर्म का प्रचार करने की जो संस्थाएं होती हैं उनको। तो जो अंग्रेजी सिस्टम है उसने किसको फॉलो किया था? क्रिश्चियन मिशनरीज को। देखो दोस्तों अब आगे हम पढ़ते हैं। हु यानी वो जो, हु किसके लिए यूज हुआ है? क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए यूज हुआ है। हु कैम, सॉरी, हु यानी जो, इस्टेब्लिश्ड यानी स्थापना की, किसने स्थापना की? तो दोस्तों ये हु किसके लिए यूज हुआ है? क्रिश्चियन मिशनरीज। तो इन्होंने किसकी स्थापना की? हु एस्टेब्लिश्ड, इन्होंने स्थापना की, किसकी स्थापना की? स्कूल्स की। किस लिए की? टू इम्पार्ट यानी प्रदान करने के लिए। इम्पार्ट का मतलब होता है किसी को कुछ देना या प्रदान करना। क्या प्रदान करना? सेक्युलर एजुकेशन यानी कि धार्मिक शिक्षा। किसको? टू द इंडियंस, टू द इंडियन चिल्ड्रन यानी भारतीय बच्चों को। तो देखो यहाँ से पढ़ो इसको। हु जिन्होंने, एस्टेब्लिश्ड यानी स्थापना की, स्कूल्स यानी स्कूलों की, टू इम्पार्ट द सेक्युलर एजुकेशन धार्मिक शिक्षा देने के लिए, टू द इंडियन चिल्ड्रन जिन्होंने भारतीय यानी कि जो मिशनरीज थी उसने भारतीय बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने के लिए स्कूलों की स्थापना की। उसके बाद में बट लेकिन, आल्सो टू कन्वर्ट देम टू क्रिश्चियनिटी, यानी इन्होंने न केवल भारतीय बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्कूलों की स्थापना की, बल्कि भारतीय बच्चों को ईसाई धर्म में प्रयुक्त करने के लिए भी इन्होंने स्कूलों की स्थापना की थी। यानी उसका दो उद्देश्य थे, एक तो क्या? टू इम्पार्ट सेक्युलर एजुकेशन, एक तो यानी कि धार्मिक शिक्षा देना, और दूसरा क्या था? टू कन्वर्ट देम टू क्रिश्चियनिटी। टू कन्वर्ट यानी चेंज करना, कन्वर्ट का मतलब होता है दोस्तों चेंज करना। टू कन्वर्ट यानी चेंज करना, देम यानी उनको, किनको? भारतीय बच्चों को, टू क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म में। फिर है नेक्स्ट देखते हैं हम दोस्तों, ब्रिटिशर्स प्लान, यानी जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने प्लान बनाया। तो ये प्लान की सेकंड फॉर्म है और इसका मतलब होता है योजना बनाना। तो जो ब्रिटिश लोग हैं उन्होंने योजना बनाई, एंड और एस्टेब्लिश्ड स्थापना की, दोनों जगह पास्ट सिंपल टेंस है। किसकी स्थापना की? 3 स्टेजेज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो दोस्तों ये जो ब्रिटिश लोग हैं उन्होंने प्लान बनाया और उसके बाद में 3 चरणों में भारतीय शिक्षा की स्थापना कर दी। वो 3 चरण कौन कौन से थे आप देख सकते हो। पहला है प्राइमरी एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा। तो दोस्तों जो इनिशियली जो एजुकेशन दी जाती थी उसका नाम रखा गया प्राइमरी एजुकेशन। सेकंड है सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में है हायर एजुकेशन, यानी कि 3 जो चरण थे, 3 स्टेज थे, उनमें शिक्षा देने की बात कही गई। ये सबसे लो था, ये मीडियम था और ये हाई था। लेकिन आगे क्या लिखा गया? अनफॉर्चुनेटली, यानी इसका मतलब होता है दुर्भाग्य से। क्या हुआ दोस्तों दुर्भाग्य से? द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ नॉट येट वेल, दुर्भाग्य से आज भी भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छा नहीं है। यानी कि द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ नॉट वेल येट वेल, येट का मतलब होता है अभी तक, भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है अभी तक भी अच्छा नहीं है। सॉरी, इसको हम पूरा पढ़ेंगे। द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, भारत की शिक्षा प्रणाली, इज नॉट येट वेल एस्टाब्लिश्ड, अभी तक भी अच्छे से स्थापित नहीं की गई है। क्योंकि दोस्तों पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में ही आती है। एंड और स्टिल फेसेज ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम, स्टिल यानी अभी तक भी, फेसेज यानी सामना कर रही है, किसका? ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याओं का। द मेजर प्रॉब्लम इज, मुख्य समस्या है, क्या है? देखो यहाँ पे बताया दैट की मुख्य समस्या क्या है कि इट हैज़ एन इंडिग्नेंट ग्रेडिंग सिस्टम। इंडिग्नेंट का मतलब होता है खुद का, तो इट हैज़ एन इंडिग्नेंट ग्रेडिंग सिस्टम यानी इसका खुद का ही ग्रेडिंग सिस्टम है। तो दोस्तों भारतीय शिक्षा प्रणाली में क्या होता है कि ग्रेड देने का खुद का सिस्टम होता है।
तो अगर बच्चा कमज़ोर है तो भी उसको अच्छी ग्रेडिंग दे दी जाती है। लेकिन अगर ये किसी दूसरे के हाथ में हो तो वहाँ पे फिर कोई अपना पराया नहीं होगा। जो रियल में इंटेलिजेंट होगा उसको अच्छी ग्रेड दी जाएगी और जो कमज़ोर होगा उसको कमज़ोर दी जाएगी। तो फिर देखो, इट ऑटोमेटिकली मार्क्स, तो ये अपने आप ही मार्क्स देते हैं। एंड और जजेज, यानी कि मूल्यांकन करते हैं, ठीक है ना। द एप्टीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स, यानी किसका मूल्यांकन करते हैं? बच्चों की योग्यता का। एप्टीट्यूड का मतलब होता है योग्यता। तो द एप्टीट्यूड यानी योग्यता ऑफ यानी कि स्टूडेंट्स यानी बच्चों की। तो भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अपने आप ही तो मार्क्स देता है, यानी खुद के ही अपने टीचर होते हैं इंडिया के, और वही बच्चों को जज करते हैं, वही उनका मूल्यांकन करते हैं उनकी योग्यता का। किस आधार पर करते हैं? जस्ट बेस्ड ऑन एग्जाम पेपर्स, केवल एग्जाम पेपर के ऊपर ही बच्चों की योग्यता का निर्धारण कर लेते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम पेपर में तो क्या होता है कि कोई बच्चा रट के भी खूब सारे नंबर ला सकता है। ऐसा ज़रूरी थोड़ी है जो एग्जाम पेपर में खूब अच्छे नंबर ले आए वो हर क्षेत्र में वो बहुत अच्छा रहता है। फिर आगे क्या बताया गया है? इट्स क्वाइट अनफेयर, यह बिल्कुल अनुचित है। फॉर ए स्टूडेंट, उस विद्यार्थी के लिए, हु इज़ गुड इन द ओवरऑल परफॉर्मेंस, जो हर एक परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा है, बट लेकिन लैक्स इन वन और टू सब्जेक्ट्स, जो एक दो सब्जेक्ट में फेल हो जाता है। तो दोस्तों, भारतीय शिक्षा की जो व्यवस्था विशेषता बताई गई है वो ये बताई गई है कि जो टीचर्स होते हैं वो पेपर के आधार पर स्टूडेंट्स का मूल्यांकन करते हैं। लेकिन ये सोचो कि कोई स्टूडेंट्स वो हर क्षेत्र में बहुत अच्छा है, जैसे कोई खेलने में बहुत अच्छा है, बहुत टैलेंटेड है, कोई भी गेम में बहुत अच्छे से खेल लेता है और भी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, लेकिन वो एक दो सब्जेक्ट में बहुत कमज़ोर है, तो उस आधार पे उसको फेल कर दिया जाता है। तो फिर वो बुरी बात हो जाती है ना कि एक अच्छा स्टूडेंट्स को बाहर कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स आल्सो स्ट्राइव, स्टूडेंट्स भी प्रयास करते हैं। एंड एम फॉर गुड मार्क्स, और अच्छे मार्क्स लाने के लिए प्रयास करते हैं। बाई एनी मीन्स, किसी भी तरीके से। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स होते हैं वो भी प्रयास करते रहते हैं और किसी भी तरीके से अच्छे मार्क्स लाने के लिए मेहनत करते रहते हैं। इन ब्रॉड, व्यापक रूप से, दे लर्न द टॉपिक्स टू गेट गुड मार्क्स। दे लर्न यानी वे सीखते हैं, क्या सीखते हैं? द टॉपिक्स, टॉपिक्स को किस लिए सीखते हैं? टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए। रादर देन अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझने की बजाय। तो दोस्तों, इससे नुकसान क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो समझने की बजाय अच्छे नंबर लाने के लिए किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, तो जब समझ, यानी कि वो एक तरीके से रटते हैं। तो देखो आप यहाँ पे लिखा गया है ना, इन ब्रॉड यानी व्यापक रूप से, यानी बड़े पैमाने पर। दे लर्न, वे सीखते हैं। द टॉपिक्स, टॉपिक्स को। टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए। रादर देन यानी की बजाय। अंडरस्टैंडिंग, रादर देन अंडरस्टैंडिंग यानी समझने की बजाय। तो दोस्तों, रादर का मतलब होता है की बजाय। एंड और ग्रेस्पिंग, तो ग्रेस्पिंग के लिए, ठीक है दोस्तों। मोरओवर, द इंटायर एजुकेशन सिस्टम, यानी पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा प्रणाली है। गिव्स यानी देती है, क्या देती है? प्रिविलेज यानी सुविधा। पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली सुविधा देती है। टू थ्योरी यानी थ्योरी की। एंड और कीप्स यानी रखती है, क्या रखती है? द प्रैक्टिकल पार्ट असाइड, यानी प्रैक्टिकल पार्ट को बिल्कुल साइड में रखती है। तो यहाँ से पढ़ो, द इंटायर एजुकेशन सिस्टम गिव्स प्रिविलेज, तो पूरा का पूरा सिस्टम जो शिक्षा प्रणाली है वो सुविधा देती है, थ्योरी की सुविधा देती है, लेकिन कीप्स द प्रैक्टिकल पार्ट असाइड, लेकिन जो प्रैक्टिकल पार्ट होता है उसको दूर साइड में रखती है। तो दोस्तों, आपको पता है कि आप किसी भी चीज़ की थ्योरी पढ़ते रहोगे, उसका प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो वो किसी काम का नहीं है। जैसे आप थ्योरी पढ़ते रहोगे, होता क्या है कि दोस्तों, सब ज़्यादा चीज़ें आप प्रैक्टिकल करने से सीखते हो। जब आपको किसी चीज़ का प्रैक्टिकल आता है ना तो आपको थ्योरी ऑटोमेटिक याद हो जाती है। फिर क्या लिखा हुआ है? एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप, यानी जिसका परिणाम क्या होता है? द स्टूडेंट्स रन बिहाइंड स्कॉलरली नॉलेज, तो इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट है वो रन बिहाइंड यानी पिछड़ जाते हैं, इसको स्कॉलरली नॉलेज यानी जो विद्यु अच्छी क्वालिटी का जो नॉलेज है ना उससे पिछड़ जाते हैं। एंड और डू नॉट अप्लाई ऑल दो इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड, और वो जो अच्छा नॉलेज होता है उससे पिछड़ जाते हैं और उसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में है वो अप्लाई नहीं कर पाते, लागू नहीं कर पाते। तो दोस्तों, जब आपको प्रैक्टिकल किया हुआ नहीं है वो फिर कभी आपको प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप प्रैक्टिकल अच्छे से नहीं कर पाते। फिर क्या लिखा गया? इट यानी यह है, बिकम्स यानी बनता है, क्या बनता है? ए ड्रावेक यानी एक कमी बनती है। एज जैसे, दे गो इन टू द रियल वर्ल्ड, जैसे ही वे किसी मतलब रियल वर्ल्ड में जाते हैं। तो दोस्तों, ये यहाँ से पढ़ो फिर से, इट बिकम्स ए ड्रावेक यानी एक कमी बनती है।
एज दे गो इनटू द रियल वर्ल्ड, जैसे ही वे एक रियल संसार में जाते हैं। जैसे दोस्तों, अगर आपने, मैं इसका एग्जांपल देके बताऊं कि आपने अगर ITI की और आपने थ्योरी पढ़ ली, लेकिन एक दिन ऐसा आ गया कि आपको थ्योरी अच्छे से आती, लेकिन किसी ने कह दिया कि देखो ये गाड़ी है वो ख़राब हो गई है, आपको इसको रिपेयर करनी है। तो जब आप रियल वर्ल्ड में जाते हो तो आपका प्रैक्टिकल किया हुआ ही नहीं होता और आप वहाँ पे जाके पिछड़ जाते हो, क्योंकि आपने तो सिर्फ थ्योरी पढ़ी है।